नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए। दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार यानी राइट ऑफ वे नियम 2016 में संशोधन जारी किए। भारत और बांग्लादेश ने नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की। अर्थगंगा नदी के सतत विकास के लिए सरकार का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री ने सुधारोन्मुख श्रम संहिताओं को शीघ्र लागू करने का आह्वान किया और इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नई पवन ऊर्जा क्षमताओं का वार्षिक संस्थापन वर्ष 2024 तक सर्वोच्च स्तर पर होगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए हैं। नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 का स्थान लेंगे। नए नियमों के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक तरह से प्रयोग की गई बैटरियों को दोबारा यूज में लाना, और ये उसके संपूर्ण और बार बार उपयोग से संबंधित है। ये नियम सभी तरह की बैटरियों पर लागू होंगे। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी भी शामिल है। इन नियमों से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर प्रमाणों के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित हो सकेगा। प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत के आधार पर ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण करने वाले नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। निर्धारित रिकवरी लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 के लिए 70%, वित्त वर्ष 26 के लिए 80% और वित्त वर्ष 27 और आगे के लिए 90% तय किए गए हैं। नए नियमों के तहत नई बैटरियों के निर्माण में कुछ निश्चित मात्रा में रिसाइकल की गई सामग्री का उपयोग निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा और नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों का महत्व ये होगा कि इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की वजह से बैटरी अपशिष्ट का सतत प्रबंधन होगा। इसके अलावा नए नियमों से नई तकनीक, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नए कच्चे माल पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक अवधारणा है। इसमें ई अपशिष्ट के उत्पादक यानी कि ई अपशिष्ट के संग्रह और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण तथा प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगली खबर संचार क्षेत्र से संबंधित है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार नियम 2016 में संशोधन जारी किए। नए संशोधनों का उद्देश्य दूरसंचार नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और अपग्रेडेशन को आसान बनाना है। इस तरह से समग्र सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। राइट ऑफ वे नियम 2016 से समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने और विवादों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कंपनियों और सरकार के बीच समन्वय में सुधार पर भी बल देते हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में भी इन नियमों को संशोधित किया गया था। उस समय ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने और क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए थे। नवीनतम संशोधनों की मुख्य विशेषताओं के मुताबिक 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए राइट ऑफ वे आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसके अलावा नियमों के पालन की लागत को कम करने के लिए प्रशासनिक शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब दूरसंचार लाइसेंसधारी निजी संपत्ति के मालिकों के साथ समझौता कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। साथ ही 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल पर एक नया 5G राइट ऑफ वे आवेदन पत्र लॉन्च किया गया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप ये पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना की सुचारू तरीके से स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। ये पोर्टल दूरसंचार संबंधी सभी राइट ऑफ वे उपयोगों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा। राइट ऑफ वे की हम इतनी बात कर रहे हैं तो इसलिए आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि राइट ऑफ वे यानी मार्ग का अधिकार है क्या। तो आपको बता दें कि दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां ऐसी जमीनों पर टावर जैसी भौतिक नेटवर्क अवसंरचना के निर्माण के लिए मार्ग का अधिकार का उपयोग करती हैं, जिनका स्वामित्व उनके पास नहीं होता है।
अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश ने नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की। संयुक्त नदी आयोग की बैठक के दौरान भारत और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने साझे हित की कई चल रही परियोजनाओं पर चर्चा की। इनमें साझा नदी जल बंटवारा, बाढ़ पर डेटा साझाकरण, नदी तटों की सुरक्षा आदि विषय शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया। ज्वाइंट रिवर कमीशन वर्ष 1972 से कार्य कर रहा है। इसका गठन साझा नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 54 सीमा पार नदियों को साझा करता है। इनमें तीस्ता, बराक नदी पर जल विद्युत परियोजना आदि को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। दोनों पक्षों ने वर्ष 1996 में गंगा जल संधि संपन्न की थी। भारत बांग्लादेश नदी जल बंटवारे से जुड़े कई मुद्दे भी हैं। बांग्लादेश इस बात को लेकर चिंतित है कि इन नदियों का ऊपरी प्रवाह भारत से होता है। इस कारण जल संसाधन विकसित करने में भारत आगे रहेगा। इन वजहों से इन नदियों पर उसका अधिक नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा अन्य मुद्दा ये है कि सीमा पार नदियों पर पारदर्शी डेटा की कमी है। साथ ही भारत के स्तर पर यह भी समस्या है कि नदी राज्य सूची का विषय है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच विवाद की स्थिति में जल बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने में बाधा आती है। इसका उदाहरण है तीस्ता जल विवाद। इसके अलावा वर्ष 1996 में हुई गंगा जल संधि वर्ष 2026 में समाप्त होने वाली है। इसे नए रूप में आगे जारी रखने पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम से प्रवाहित होने वाली नदी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी 2 शाखाओं कुशियारा और सूरमा में विभाजित हो जाती है। इस तरह कुशियारा बराक नदी की शाखा के रूप में उत्पन्न होती है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अर्थगंगा नदी के सतत विकास के लिए सरकार का एक नया मॉडल आया है। अर्थगंगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की जल विकास मार्ग परियोजना 2 है। इसे पहली बार वर्ष 2019 में नमामि गंगे से अर्थगंगा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक अर्थगंगा इस तथ्य की स्वीकृति है कि केवल प्रदूषण दूर करने वाले उपायों से ही नदी का कायाकल्प नहीं किया जा सकता। ये नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गंगा और के आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। इस पहल से केवल गंगा बेसिन से ही सकल घरेलू उत्पाद से कम 3% योगदान का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भारत के सतत विकास लक्ष्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। अर्थगंगा के 6 घटक हैं। सबसे पहले बात करेंगे शून्य बजट प्राकृतिक खेती की। इसके तहत नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में रसायन मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गाद और अपशिष्ट जल का फिर से उपयोग और मुद्रीकरण। इसके तहत उपचारित जल के सिंचाई में और उद्योगों में उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होगा। इसके अलावा ये आजीविका के अवसर पैदा करेगा। नदी से जुड़े हितधारकों के बीच संपर्क बढ़ाकर सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जल प्रशासन सुनिश्चित होगा। अर्थगंगा के मास्टर प्लान की बात करें तो मल्टी मॉडल टर्मिनल, इंटर मॉडल टर्मिनल, तैरता टर्मिनल, रोरो टर्मिनल, छोटी सामुदायिक जेटी और नौका केंद्र शामिल हैं। अगली खबर श्रम संहिता से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने सुधारोन्मुख श्रम संहिताओं को शीघ्र लागू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने ये आह्वान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया। संसद ने 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिताएं पारित की थी। इन्हें अभी भी राज्यों में लागू किया जाना बाकी है। चूँकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा इसके लिए नियम बनाए जाने की जरूरत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए लचीले कार्यस्थल, वर्क फ्रॉम होम और कार्य की मनचाही शिफ्ट के विकल्प का भी आह्वान किया। इससे देश में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इन 4 श्रम संहिताओं की। सबसे पहले जानते हैं वेतन संहिता 2019 के बारे में। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के नियोजनों में वेतन और बोनस भुगतान को विनियमित करना है। साथ ही समान प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान करना
है। दूसरी संहिता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। ये संहिता सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व लाभ से संबंधित 9 कानूनों को मिलाकर बनाई गई है। तीसरी है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। ये संहिता उद्योगों द्वारा अलग अलग श्रम कानूनों का पालन करने के बोझ को कम करेगी, साथ ही कारोबारी परिवेश में भी सुधार करेगी। चौथा है उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। ये 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में तथा सभी खानों और डॉक में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति की देखरेख करती है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नई पवन ऊर्जा क्षमताओं का वार्षिक संस्थापन वर्ष 2024 तक सर्वोच्च स्तर पर होगा। ये रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने जारी की है। इसमें विकार्बनीकरण और ग्रिड प्रणाली में लचीलेपन के निर्माण के लिए पवन ऊर्जा की लगातार बढ़ती प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा वर्ष 2022 के अंत तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक भारत वर्ष 2026 तक पवन ऊर्जा स्रोत से 23.7 गीगावाट अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता संस्थापित कर सकता है। ऐसा वो सक्षम नीतियां बनाकर, सुविधाएं प्रदान करके और सही संस्थागत उपायों के माध्यम से कर सकता है। वर्ष 2017 से भारत में पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की गति धीमी रही है। भारत में नई पवन ऊर्जा क्षमताओं का वार्षिक संस्थापन वर्ष 2024 तक सर्वोच्च स्तर पर होगा। ये 4.6 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। वर्ष 2024 के बाद नई परियोजनाओं का स्वरूप पवन सौर हाइब्रिड परियोजनाएं होने की संभावना है। हालांकि पवन ऊर्जा के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वालों का बकाया भुगतान बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021 में इनका बकाया 19,400 करोड़ रुपए था। इसके अलावा कोविड-19 और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं की वजह से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। साथ ही वर्ष 2017 में निविदाएं देने के लिए नीलामी व्यवस्था आरंभ की गई थी। इसकी वजह से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाने की प्रथा की शुरुआत हुई है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पवन ऊर्जा गुजरात और तमिलनाडु के कुछ सब स्टेशनों के आसपास सिमट कर रह गई है। इस वजह से ये सौर ऊर्जा से भी महंगी होती जा रही है। इसीलिए पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि त्वरित मूल्यह्रास लाभ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पवन ऊर्जा जनरेटर्स के कुछ घटकों पर रियायती सीमा शुल्क छूट दी गई है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है और पवन तथा सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नेपाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती नहीं होगी। नेपाल ने इस योजना के तहत 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले गोरखा सैनिकों के भविष्य को लेकर चिंता प्रकट की है। इस कारण उसने भारत से योजना के अधीन भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती निलंबित करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के प्रावधानों के तहत भारतीय सेना नेपाल के मूल निवासी गोरखाओं की भर्ती करती है। ये समझौता वर्ष 1947 में हुआ था। नेपाल ने ये दावा किया था कि अग्निपथ योजना वर्ष 1947 के इस समझौते के अनुरूप नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही विशेष मानदंड को पूरा करने पर सेवा में रखा जाएगा या फिर दोबारा से सूचीबद्ध किया जाएगा। सेती नदी। भारत नेपाल विद्युत साझेदारी का विस्तार करते हुए नेपाल ने चीन के पीछे हट जाने के बाद सेती नदी पर 2 विद्युत परियोजनाओं को भारत को सौंप दिया है। इसमें 750 मेगावाट क्षमता की पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना और 450 मेगावाट की सेती नदी जल विद्युत परियोजना शामिल है। सेती यानी कि सफेद नदी, इसको सेती गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी नेपाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। ये अन्नपूर्णा गिरिपिंड से निकलती है। ये देवघाट क्षेत्र के निकट त्रिशूली नदी में मिलने से पहले महाभारत रेंज से होकर गुजरती है। ये त्रिशूली की बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। 18वां युद्ध अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन चीनी सीमा के पास उत्तराखंड के औली क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट किया जाएगा।
खाद्य तेल की शुद्ध मात्रा की घोषणा और लेबलिंग। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं या पैकर्स और आयातकों को अपने उत्पाद, खाद्य तेल आदि का वजन और तापमान के बिना उनकी शुद्ध मात्रा घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 6 महीने के भीतर अपनी लेबलिंग में सुधार करने की भी सलाह दी है, क्योंकि खाद्य तेल का वजन अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है। इसलिए ये कदम खरीद के समय उपभोक्ताओं के लिए पैकेज में सही मात्रा को सुनिश्चित करेगा। विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री पैकेज्ड वस्तुओं पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाइयों के संदर्भ में शुद्ध मात्रा की घोषणा करना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक उर्वरक। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ONOF यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया है। इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरकों के लिए एक एकल ब्रांड और लोगो प्रस्तुत करके लागू किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत उर्वरकों को PMBJP के अधीन एकल ब्रांड नाम भारत के तहत बेचा जाएगा। विनिर्माण कंपनियों को पैकेज के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो आदि जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। एक एकल ब्रांड नेम कई तरह से मदद करेगा। इससे उर्वरकों की इधर उधर की आवाजाही पर अंकुश के कारण माल भाड़ा शुल्क में कमी आएगी। ये पारगमन में लगने वाले समय को कम करेगा। इससे यूरिया के औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर भी अंकुश लगेगा। गेहूं या मेस्लिन आटे के लिए निर्यात नीति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेस्लिन आटे पर निर्यात प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिलेगी। ये कदम बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई है और इस वजह से वैश्विक बाजार में गेहूं की भारी कमी हो गई है। इसीलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन वैश्विक गेहूं व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। स्टेम कोशिकाएं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु या गर्भ के बिना स्टेम कोशिकाओं द्वारा कृत्रिम रूप से चूहे का भ्रूण बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्टेम कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये मांसपेशियों की कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं और मस्तिष्क कोशिकाओं जैसे विभिन्न कोशिका प्रकारों में विकसित होने में सक्षम है। स्टेम कोशिकाओं के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है भ्रूण स्टेम कोशिकाएं। ये एक भ्रूण के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है और यही भ्रूण एक बच्चे में विकसित होता है। दूसरा है वयस्क स्टेम कोशिकाएं। ये एक जीव के वृद्धि करने पर नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है और क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करती है। और तीसरी है प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं। इन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में बनाते हैं। CSA6। हाल ही में CSA6 नामक एक आनुवांशिक गुणसूत्र की पहचान की गई है। ये जीन कैंडिडा अल्बिकन्स की कवक प्रजाति का रूप है। ये प्रजाति रुग्णता की उच्च दर पैदा करने के लिए कुख्यात है। ये जीन फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि अक्सर कई रोगियों को प्रभावित करता है, जैसे कि गहन देखभाल इकाई यानी ICU के रोगी, इम्यूनोप्रेसिव थेरेपी कराने वाले रोगी और कैंसर रोगी। गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। केंद्र सरकार ने बोइंग 787 विमानों के लिए गगन अनुपालन की समय सीमा को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इन विमानों को गगन के अनुरूप बनाने के लिए इनमें प्रमुख डिजाइन परिवर्तन किया जाना है। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये विमानों की ऐसे हवाई अड्डों पर निर्देशित लैंडिंग में सहायता करती है जहां निम्न दृश्यता संचालन के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ नहीं होता है। इसके अलावा ये उन हवाई अड्डों पर भी सहायता प्रदान करती है जहां 2 रेडियो बीम्स लैंडिंग के दौरान पायलट को लंबवत और क्षैतिज निर्देशन देती है। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये छात्रों को लीक से हटकर विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच देता है। इस तरह से ये उत्पाद नवाचार की संस्कृति
समझदारी और समस्या समाधान की मानसिकता को विकसित करता है। आपको बता दें कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर 6ठी से 12वीं कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सीनियर कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए खुला हुआ है। और आइए बात करते हैं चर्चा में रहे स्थलों के बारे में। पराग्वे यहाँ की राजधानी असंसियन है। भारतीय विदेश मंत्री ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक भू-आबद्ध देश है। मकर रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर पश्चिम में बोलीविया, पूर्वोत्तर से पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में अर्जेंटीना है। पराग्वे की सबसे बड़ी नदियां हैं पराग्वे, पराना और पिलकुमायो। ये नदियां पराग्वे की 75% सीमाओं का निर्माण करती हैं। पराग्वे की सबसे ऊंची चोटी है सेर्रो पेरो और यहाँ की प्रमुख झीलें हैं यपोआ, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी झील है, और वेरा झील। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।